नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर हुए एक और बड़े खुलासे की। बिहार में भ्रष्टाचार पर तेजस्वी यादव के बड़े ऐलान की। देखेंगे तमिलनाडु में कैसे मची भगदड़। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले को जानेंगे। वक्फ को लेकर तमिलनाडु सरकार के बड़े कदम को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या सीजेआई गवाही दोहरा रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की गलती। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत फैसले खुद लेता है, आगे भी अपने विकल्प के चुनाव की आजादी कायम रखेगा। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। पीएम मोदी ने एक बार फिर की आरएसएस की तारीफ। मन की बात में आरएसएस के 100 साल पूरे होने का किया जिक्र। बोले बौद्धिक गुलामी से मुक्ति के उद्देश्य से किया गया था संघ का गठन। सीएम योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश का तंज। कहा बीजेपी के 4 विधायक भी नहीं देखने गए फिल्म। 2027 में भी फिल्म की तरह बीजेपी को नकारेंगे लोग। मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। राजीव शुक्ला को चुना गया उपाध्यक्ष। देवजीत सैकिया होंगे सचिव। वहीं अरुण ठाकुर बने आईपीएल अध्यक्ष। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन चुनाव के ऐलान से चंद दिन पहले राज्य में वोट चोरी को लेकर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिससे राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चंपारण में 80,000 मुस्लिम वोटों को विदेशी नागरिक बताकर उनके वोट काट दिए गए, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटिंग लिस्ट 30 सितंबर को आने वाली है, लेकिन वोटिंग लिस्ट को लेकर बड़ी धांधली के आरोपों में चुनाव आयोग घिर गया है। वोटिंग लिस्ट के लिए 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का काम किया गया। वोटर लिस्ट में शामिल करने और हटाने के आवेदन दिए गए। अब उनके वेरिफिकेशन का काम भी पूरा होने वाला है। जो फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें 16,93,361 आवेदन नए नाम जुड़वाने के लिए आए। 2,17,049 आवेदन नाम हटाने के लिए मिले। इनमें से करीब 6.5 लाख आवेदन उन युवाओं के थे जो हाल ही में 18 साल के हुए हैं। यानी एसआईआर के बाद जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम वाली वोटर लिस्ट जारी की गई थी, उसमें करीब 15 लाख नाम और शामिल हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र की तुलना में ये संख्या कम है, जहां 50 लाख नाम अचानक जोड़ दिए गए थे। लेकिन अभी वोटिंग लिस्ट से नाम काटने को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जा रहे हैं। अकेले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से ही 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस ने इस घटना को वोट चोरी का खेल बताते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने लिखा, बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे, ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं उसकी तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 6 अक्टूबर को वो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 8 और 9 अक्टूबर को एसआईआर पर सुनवाई होना है। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 320 अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के 60 अधिकारी और भारतीय राजस्व सेवा के 90 अधिकारी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि ये कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव के लिए की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग और वोटिंग लिस्ट पर ही उठ रहा है। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ऐसी घोषणा की है, जिससे सत्ताधारी दल एनडीए की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तेजस्वी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि सत्ताधारी दल और उससे जुड़े लोगों की पूरी कुंडली उनके पास है, जिसका वो खुलासा करेंगे। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के मंत्री और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां घोटाले नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं बचा है।
इसलिए जेडीयू बीजेपी से ज्यादा डर तो बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों में दिख रहा है। खासकर डीके गिरोह की छत्रछाया में काम कर रहे अधिकारी अधिक चिंतित हैं। इन्हीं अधिकारियों ने पिछली बार महागठबंधन को सत्ता में आने से रोका था, लेकिन इस बार जनता सतर्क और सचेत है। महागठबंधन सरकार बनने पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इंजीनियर के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी मंत्री अपने बेटे बेटी नाते रिश्तेदारों के नाम पर देश दुनिया में निवेश कर रहे हैं। सबकी सूची मेरे पास है, जिसका आने वाले दिनों में खुलासा किया जाएगा। तेजस्वी ने जो दावे किए हैं, कुछ वैसे ही दावे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की तरफ से भी किए गए हैं। उन्होंने तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं के भ्रष्टाचार के सबूत भी सामने रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि उनके पास जो लिस्ट है उसमें बहुत नाम है जिनका आने वाले दिनों में खुलासा करेंगे। और वो यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि पीएम ने एक सभा में 31 घोटाले गिनाए थे। ईडी सीबीआई उनके पास ही है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्ष पर ही कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी के आरोपों से साफ है कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य के भ्रष्ट शासन तंत्र से जनता की परेशानी बढ़ गई है। तेजस्वी के बयान ने बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी है, तो बवाल तमिलनाडु की सियासत में भी मचा हुआ है। एक्टर से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से दर्जनों लोगों की जान चली गई, जिसके चलते इस तरह की राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसे साजिश करार दिया जा रहा है और अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। करूर में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी की रैली में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 95 लोग घायल हुए हैं और 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। ये मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां कोर्ट में एक घायल व्यक्ति ने अपनी याचिका में मांग की है कि जब तक हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक विजय और उनकी पार्टी की रैलियों पर रोक लगाई जाए। वहीं पुलिस ने टीवी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तरफ टीवीके ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर कर इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ये भगदड़ हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। केंद्र सरकार ने भी मामले का संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्र ने जान गंवाने वालों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 का ऐलान किया है। हादसे के बाद अभिनेता विजय ने भी दुख जताया। उन्होंने अपनी पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्ट कर जान गंवाने वालों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। उधर तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इस दुर्घटना की मुख्य वजह विजय का रैली स्थल पर 6 घंटे की देरी से पहुंचना था, जिससे समर्थक बेकाबू हो गए। आयोजकों ने 10,000 लोगों की भीड़ की अनुमति ली थी, जबकि मौके पर जरूरत से ज्यादा भीड़ जुट गई। रैली के लिए केवल 500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे, जो बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहे। पिछली रैलियों के मुकाबले इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए। अब सबकी निगाहें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले और पुलिस जांच पर टिकी हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो साथ ही इस तरह की रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई गहन सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सवाल वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी उठ रहे हैं। लद्दाख हिंसा को लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध देखा जा रहा है और अब उन्हें राहुल गांधी का भी समर्थन मिल गया है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराते हुए राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। तो क्या कुछ लिखा है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 24 सितंबर को लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। प्रशासन और मोदी सरकार ने प्रदर्शन का पूरा दोष लद्दाख के लोगों और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पर डाल दिया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों का गुस्सा और भड़क उठा है। बाजार आज भी बंद रहे, सड़कें आज भी सूनी दिखाई दी। यानी वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख के आंदोलन को और हवा दे दी है। वांगचुक की मांग को अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का समर्थन मिल गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के हमले के शिकार हैं। लद्दाखी लोगों ने आवाज मांगी, इसके जवाब में भाजपा ने 4 युवाओं की जान ले ली और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। जान लेना बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकाना बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठा शेड्यूल दो। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे।
अब जिस तरह से राहुल गांधी भी वांगचुक के समर्थन में आ गए हैं, उससे मोदी सरकार जरूर दबाव में दिखाई दे रही है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन मोदी सरकार अपना किया हुआ वादा भी निभाने को तैयार नहीं दिख रही। तो मांग वक्फ कानून को रद्द करने की भी हो रही है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। उससे पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है तमिलनाडु सरकार का फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक और प्रवासी तमिल कल्याण मंत्री एस.एम. नासर ने ऐलान किया है कि राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। आप जानते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम फैसला तो सुना दिया है, लेकिन अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। मंत्री नासर ने साफ किया कि तमिलनाडु सरकार न केवल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करती है, बल्कि उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक सरकार ने मौजूदा वक्फ बोर्ड को बनाए रखने और 2025 अधिनियम के तहत नए बोर्ड के गठन से परहेज करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने स्वागत किया है। बोर्ड ने इसे साहसी कदम बताते हुए सीएम M.K. स्टालिन को बधाई दी है। AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि यह फैसला समयोचित और उचित है, जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आने तक नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकी राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो तमिलनाडु की तरह ही फैसला लें, ताकि देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जा सके। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो देश के किसान भी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक किसान मायूस है। मॉनसून में भारी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी बाढ़ पीड़ितों को सरकार का कितना साथ मिल रहा है, इसे लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कुछ बोले हैं उद्धव ठाकरे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के भी कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा है। बाढ़ आपदा पर उन्होंने कहा कि आसमानी संकट के कारण महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह तबाह हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार प्रस्ताव क्यों मांग रही है? साथ ही उन्होंने पीएम केयर्स फंड से महाराष्ट्र को तुरंत 50,000 करोड़ की मदद करने की मांग उठाई है। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी को बस सत्ता पर काबिज होना आता है, लोगों की मदद करना या सत्ता चलाना नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, कोविड काल में भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त किया था, लेकिन आज इस सरकार की हालत देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है, भाजपा को राज चलाना आता ही नहीं। समाज में भेदभाव बढ़ाना, दो गुटों में झगड़ा लगाना, यही सब भाजपा को आता है, लेकिन जनता के हित के लिए उचित निर्णय लेना भाजपा को नहीं आता है। उन्होंने मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, किसान जब कर्ज मांगने जाता है तो उसे सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ तक कि पत्नी का मंगलसूत्र भी। इसलिए मंगलसूत्र पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को अब समझ आएगा कि किसान के मंगलसूत्र की असली कीमत क्या होती है। भाजपा सरकार को अब किसानों की मदद में पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी कीमत पर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाना चाहिए। बाढ़ से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको राहत देने पर जोर देते हुए उद्धव ठाकरे ने पीएम केयर फंड से पर्याप्त राशि देने की मांग को दोहराया। उनके इस बयान से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां भी सरकार को जनता का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि बीजेपी को काम करना नहीं आता। वैसे चर्चा तो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और जजों के प्रोटोकॉल को लेकर भी चल रही है। न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि सीजेआई BR गवई की मां डॉक्टर कमलताई गवई आरएसएस मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित की गई है, जिसके बाद से देश में एक नई बहस छिड़ गई। तो क्यों इस मुद्दे पर छिड़ी बहस, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस गरमाई हुई है। मोदी सरकार और संघ गंभीर सवालों से घिर गए हैं। ये विवाद शुरू हुआ विजयादशमी के मौके पर संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को लेकर। आरएसएस ने सीजेआई BR गवई की मां डॉक्टर कमलताई गवई को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत 5 अक्टूबर को अमरावती में आयोजित हो रहे विजयादशमी के कार्यक्रम में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। पत्रकार आवेश तिवारी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां विजयादशमी के उपलक्ष्य में आरएसएस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगी। अब इस देश में किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं होता। वो लोग महान हैं जो अपनी आंखों में लज्जा बचे रहने देते हैं।
आज पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू एक मुलाकात के दौरान जुडिशरी में इसी लज्जा के गायब होने की बात कह रहे थे। वहीं गुस्ताख नजर नाम से एक दूसरे यूजर ने कहा कि यही गलती की थी चंद्रचूड़ ने। जज के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है। दरअसल पहले से ही मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को अपने इशारे पर काम करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले जब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर खुद पीएम मोदी पहुंचे थे गणेश पूजन के लिए, तो उस पर भी काफी विवाद देखा गया। यहां तक कहा गया कि इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाता है। बाद में तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर सफाई भी दी। उसे निजी कार्यक्रम बताते हुए पीएम के शामिल होने को लेकर छिड़े विवाद को खत्म करने की कोशिश की। और अब जब आरएसएस के कार्यक्रम में सीजेआई गवाई की माताजी के शामिल होने की चर्चा चल रही है, तो एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के रिश्ते सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।